बच्चों, उर्मिला यादव हिंदी क्लासेज आपका स्वागत करते हैं। आज हम मंगलेश डबराल व उनकी कविता संगतकार पढ़ेंगे। संगतकार कविता एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 कक्षा 10वीं के पाठ्यक्रम में संकलित है। कविता की सप्रसंग व्याख्या करेंगे। काव्य सौंदर्य भी आपको विशेष रूप से बताया जाएगा और साथ ही मंगलेश डबराल जी का जीवन परिचय भी पढ़ेंगे। अतः आप अंत तक अवश्य बने रहिए और साथ ही वीडियो को लाइक करें, आप अपने बाकी दोस्तों के साथ शेयर करें और यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि मेरा उत्साहवर्धन हो। चलिए पढ़ते हैं संगतकार कविता और मंगलेश डबराल जी के विषय में। मंगलेश डबराल, इनका जन्म सन 1948 में टिहरी गढ़वाल उत्तरांचल के काफलपानी गांव में हुआ था और शिक्षा दीक्षा देहरादून में हुई थी इनकी। दिल्ली आकर हिंदी पेट्रियट प्रतिपक्ष और आसपास में काम करने के बाद वे भोपाल में भारत भवन से प्रकाशित होने वाले पूर्वाग्रह में सहायक संपादक हुए। ये पूर्वाग्रह समाचार पत्र है। इलाहाबाद और लखनऊ से प्रकाशित अमृत प्रभात में भी कुछ दिन इन्होंने नौकरी की। सन 1983 में जनसत्ता अखबार में साहित्य संपादक का पदभार संभाला। कुछ समय सहारा समय में संपादन करने के बाद आजकल वे नेशनल बुक ट्रस्ट से जुड़े हुए हैं, यानी कि कई पत्रों में इन्होंने संपादन कार्य किया था। मंगलेश डबराल के 4 कविता संग्रह प्रकाशित हुए हैं। कौन कौन से हैं ये 4, देखते हैं। पहाड़ पर लालटेन, घर का रास्ता, हम जो देखते हैं और आवाज भी एक जगह है। ये 4 कविता संग्रह है, काव्य संग्रह इनके। एक बार फिर से सुनिए। पहाड़ पर लालटेन, घर का रास्ता, हम जो देखते हैं और आवाज भी एक जगह है। ये 4 इनके क्या है? कविता संग्रह, काव्य संग्रह। साहित्य अकादमी पुरस्कार पहल सम्मान से सम्मानित मंगलेश जी की ख्याति अनुवादक के रूप में भी है, यानी उन्होंने रचनाओं का अनुवाद भी किया है। साहित्य पुरस्कार और पहल सम्मान इनको मिला है। मंगलेश की कविताओं के भारतीय भाषाओं के अतिरिक्त अंग्रेजी, रूसी, जर्मन, स्पेनी, पोल्स्की और बुल्गारी भाषाओं में भी अनुवाद प्रकाशित हो चुके, यानी कि इनकी रचनाएं हैं, कविताएं हैं, उनका इन सभी भाषाओं में अनुवाद हो चुका है। कविता के अतिरिक्त वे साहित्य, सिनेमा, संचार माध्यम और संस्कृति के सवालों पर नियमित लेखन भी करते हैं। मंगलेश की कविताओं में सामंती बोध एवं पूंजीवादी छल छदम दोनों का प्रतिकार है। वे यह प्रतिकार किसी शोर शराबे के साथ नहीं बल्कि प्रतिपक्ष में एक सुंदर सपना रचकर करते हैं। उनका सौंदर्य बोध सूक्ष्म एवं भाषा पारदर्शी है। तो ये था मंगलेश डबराल जी के विषय में। अब हम कविता देखते हैं। संगतकार। संगतकार कविता क्यों लिखी है, क्या कहना चाह रहे हैं, क्या उद्देश्य संगतकार कविता लिखने का? सीधे सरल शब्दों में कहा जाए तो संगतकार कविता में गायक, जो मुख्य गायक होता है, उसका साथ देने वाले संगतकार की भूमिका के महत्व पर विचार करती है। जब भी कोई गायक गीत बनाता है तो जो मुख्य गायक होता है उसके साथ अनेक लोग जैसे संगतकार, गीतकार, ढोलक, तबला, सितार,
बजाने वाले अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्हीं में से एक संगीतकार होता है जो मुख्य गायक के सुर में सुर मिलाकर गाने को प्रभावशाली बनाने में मदद करता है। और जब कभी मुख्य गायक अपनी सुर साधना में खोकर कहीं भटक जाता है और गीत के मुख्य सुरों को भूल जाता है, तो उस समय यही संगीतकार दोबारा मुख्य सुरों को पकड़ने में मदद करता है। लेकिन लोग अक्सर गुमनाम ही रह जाते हैं। कौन से लोग? ये जो संगीतकार लोग होते हैं वो गुमनाम ही रह जाते हैं। तो उन्हीं के ऊपर ये कविता लिखी है, उन्हीं के महत्व को उजागर करने के लिए ये कविता मंगलेश डबराल जी ने लिखी है। अच्छा, मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो कविता का प्रसंग है, व्याख्या है, विषय है, वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा हुआ मिल जाएगा। उसको आप वहाँ से लिख सकते हैं अपनी नोटबुक में, ताकि आपको जब आप रिवीजन करें उस समय आपको कोई दिक्कत ना हो। चलिए अब देखते हैं कविता। संगीतकार। मुख्य गायक के चट्टान जैसे भारी स्वर का साथ देती वह आवाज सुंदर कमजोर कांपती हुई थी। मुख्य गायक का छोटा भाई है या उसका शिष्य, या पैदल चलकर सीखने आने वाला दूर का कोई रिश्तेदार, मुख्य गायक की गरज में वह अपनी गूंज मिलाता आया है प्राचीन काल से। गायक जब अंतरे की जटिल तानों के जंगल में खो चुका होता है या अपने ही सरगम को लांग कर चला जाता है भटकता हुआ एक अनहद में, तब संगीतकार ही स्थाई को संभाले रहता है, जैसे समेटता हो मुख्य गायक का पीछे छूटा हुआ सामान, जैसे उसे याद दिलाता हो उसका बचपन जब वह नौसिखिया था। सबसे पहले हम इसका प्रसंग देख लेते हैं। कैसे करेंगे? प्रस्तुत काव्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 में संकलित है। कविता का नाम संगीतकार है और इसके रचयिता मंगलेश डबराल जी हैं। इस कविता में उन्होंने गायन में मुख्य गायक का साथ निभाने वाले संगीतकार की भूमिका का महत्व प्रतिपादन किया है। जो महत्व है उसका प्रतिपादन किया है किसके? संगीतकार का। तो ये क्या हो गया इसका प्रसंग। अब व्याख्या देख लेते हैं। मुख्य गायक के चट्टान जैसे भारी स्वर का साथ देती वह आवाज सुंदर कमजोर कांपती हुई थी। कवि कहता है कि जब मुख्य गायक किसी संगीत सभा में अपना गायन प्रस्तुत कर रहा होता है तो उसकी जो आवाज है वह भारी व गंभीर आवाज होती है। उस भारी और गंभीर आवाज के साथ ही हमें एक सुंदर हल्की मधुर आवाज सुनाई देती है। आवाज सुंदर हल्की मधुर कांपती हुई आवाज सुनाई देती है। वह मुख्य गायक का छोटा भाई है या उसका शिष्य। अब यहाँ कवि क्या कर रहा है? अंदाजा लगा रहा है कि जो सुंदर कांपती हुई कमजोर सी जो आवाज है, मधुर आवाज है, वो किसकी है। तो इसके लिए कयास लगाता है, अंदाजा लगाता है। तो या तो वो संगीतकार क्या है? मुख्य गायक का छोटा भाई हो सकता है, या फिर उसका कोई शिष्य हो सकता है, या पैदल चलकर सीखने आने वाला कोई दूर का रिश्तेदार, या फिर कौन हो सकता है जो पैदल चलकर आए और गाना सीखने के लिए उसका कोई दूर का रिश्तेदार भी हो सकता है। आगे देखिए।
मुख्य गायक की गरज में वह अपनी गूंज मिलाता आया है प्राचीन काल से। कवि कह रहा है कि सबसे गायक जो सबसे मुख्य बात है, खास बात है, वो क्या है कि मुख्य गायक की गरज में वह अपनी गूंज मिलाता आया है प्राचीन काल से। जो संगीतकार से है, उसने वो क्या करता है कि जब से गायक ने गाना शुरू किया है, जब से गायन की प्रक्रिया शुरू हुई है, तब से संगीतकार मुख्य गायक का साथ देता आया है। संगीतकार मुख्य गायक की आवाज में अपनी आवाज मिलाकर उसके संगीत को और प्रभावशाली बनाता आया है। आगे देखिए, गायक जब अंतरे की जटिल तानों के जंगल में खो चुका होता है। जटिल कठिन तान क्या है? सुर है, और अंतरे जो गाने के बोल हैं, पंक्तियां हैं, उसके लिए आया है। तो क्या कह रहा है कवि कि गायक जब अंतरे की जटिल तानों के जंगल में खो चुका होता है। जब कभी मुख्य गायक किसी गाने के बोल में या अंतरा गाने में इतना मग्न हो जाता है कि वह अपने सुरों से ही भटक जाता है, अपने गीत के सुर बोल भूल जाता है। तो ऐसी स्थिति में संगीतकार जो कि हमेशा मुख्य सुरों को पकड़े रखता है, वही उस समय सही सरगम को दोबारा पकड़ने में मुख्य गायक की मदद करता है। ठीक है, तो अपने ही सरगम को, आगे देखिए, अपने ही सरगम को लांग कर चला जाता है भटकता हुआ एक अनहद में। तब संगीतकार स्थाई को संभाले रहता है। ठीक है, तो क्या है कि जब संगीतकार, यहाँ से फिर से देखिए, वह अपनी गूंज मिलाता है। प्राचीन काल से ये हो चुका है जब गायक अंतरे की जटिल तानों के जंगल में खो चुका होता है। जब गायक है अपने गीत के बोल भूल जाता है, सुर भूल जाता है, गाना गाने में इतना मग्न हो जाता है कि वह कहीं खो जाता है, भटक जाता है। तो जब संगीतकार क्या करता है, मुख्य गायक के जो सुर है, बोल है, उनको पकड़ता है और उसको क्या करता है, अपने ही सरगम को लांग कर चला जाता है भटकता एक अनहद में। अनहद क्या होता है? अपार आनंद, आनंद की अनुभूति। जब गाते गाते जो गायक है वो एक अपार आनंद में डूब जाता है, तो उस आनंद में डूबने के बाद वो अपने गीत के आगे के बोलों को भूल जाता है। अनहद एक तरह से हम कह सकते हैं, जब कोई साधक परमात्मा को पा लेता है, परमात्मा की भक्ति में इतना लीन हो जाता है, उसको अपार आनंद की प्राप्ति होती है, उस अवस्था को अनहद कहते हैं। तो ऐसे ही जो मुख्य गायक है, वो अपने बोल गाते गाते उसमें इतना गुम हो जाता है, रम हो जाता है कि वो आनंद की चरम सीमा पर पहुंच जाता है और अपने आगे के गीत के बोलों को भूल जाता है। तो तब संगीतकार क्या करता है, उसके गीत के बोलों को पकड़ता है, आगे के जो पंक्तियां हैं, बोल है, उनको संभालता है, जैसे समेटता हो मुख्य गायक का पीछे छूटा हुआ सामान। तो संगीतकार क्या करता है, उस समय ऐसा लगता है, उस समय ऐसा लगता है जैसे संगीतकार मुख्य गायक का पीछे छूटा हुआ सामान समेट रहा हो, जैसे उसे याद दिलाता हो उसका बचपन, या फिर ऐसा लग रहा है कि मुख्य गायक को अपना बचपन याद दिला रहा हो, जब वह नया नया गाना सीखता था। नौसिखिया क्या होता है? नया नया सीखने वाला, कि जब वो नौसिखिया था तो उसके बचपन की उसे याद दिलाता है संगीतकार, ऐसा लगता है। आगे देखिए, तार सप्तक में जब बैठने लगता है उसका गला, प्रेरणा साथ छोड़ती हुई उत्साह अस्त होता हुआ, आवाज से राख जैसा कुछ गिरता हुआ।
तभी मुख्य गायक को ढांढस बंधाता कहीं से चला आता है संगीतकार का स्वर। कवि कह रहा है कि तार सप्तक में जब बैठने लगता है उसका गला, कि जब मुख्य गायक ऊंचे स्वर में गाने लगता है तब उसका गला बैठने लग जाता है, उसकी प्रेरणा उसका साथ छोड़ देती है, उत्साह अस्त होता हुआ उसका उत्साह, उसकी हिम्मत कमजोर पड़ने लगता है, उसके अंदर गाने की इच्छा, ऊर्जा समाप्त हो जाती है, आवाज से राख जैसा कुछ गिरता हुआ उसके सुर नीचे गिरने लगते हैं। क्या है ये? राख जैसा कुछ गिरता हुआ, अर्थात उसकी जो सुर है उसकी ऊर्जा कम होने लगती है, उसके स्वर नीचे गिरने लग जाते हैं। ठीक है, तो तब क्या करता? तब मुख्य गायक को ढांढस बंधाता कहीं से चला आता है संगीतकार का स्वर। तो क्या फिर से संगीतकार मुख्य गायक के स्वर को ऊपर उठाने, उसका हौसला बढ़ाने के लिए आगे आ जाता है। संगीतकार का स्वर फिर से सुनाई पड़ता है। कभी कभी वह यूं ही दे देता है उसका साथ, ये बताने के लिए कि वह अकेला नहीं है और यह कि फिर से गाया जा सकता है। जब संगीतकार फिर से उसके साथ आता है, उसके उत्साह को, उसकी हिम्मत को, जो कमजोर पड़ी थी उसको सहारा देता है, उसके स्वर को ऊंचा उठाता है। तो ये क्यों उठाता है? उसके स्वर को ऊंचा, उसका साथ देने के लिए क्यों आ जाता है? उसके लिए कवि कहता है कि वो इसलिए आ जाता है कि या तो संगीतकार के स्वर को सुनकर मुख्य गायक में फिर से ऊर्जा का संचार करने के लिए, या वह अपनी धुन में गाता चला जाता है। कभी कभी वह कौन है? संगीतकार। इसलिए कि वह मानो मुख्य गायक को इस बात का एहसास दिला रहा हो कि वह अकेला नहीं है, अर्थात संगीतकार मुख्य गायक को साथ देने के लिए आ जाता है। क्यों आ जाता है? कि उसको इस बात का एहसास दिलाता है कि मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं, तुम अकेले नहीं हो। या फिर से गाया जा सकता है, या कभी कभी एक राग को दोबारा से भी गाया जा सकता है। इसलिए वो उसको बोल को, गीत के बोलों को संगीतकार गाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। गाया जा चुका राग और उसकी आवाज में एक जो हिचक साफ सुनाई देती है, या अपने स्वर को ऊंचा न उठाने की जो कोशिश है, उसे विफलता नहीं, उसकी मनुष्यता समझा जाना चाहिए। अंत में कवि क्या कहता है कि गाया जा चुका राग, संगीतकार के जो त्याग है उसको इन पंक्तियों में कवि बता रहा है, दिखा रहा है कि जो खुद प्रसिद्धि, मान सम्मान की परवाह किए बिना गायक का साथ निभाने के लिए गाते चला जाता है। और जब संगीतकार गाता है, मुख्य गायक के पीछे पीछे जब गाता है, तो उसकी आवाज में एक हिचक होती है, एक संकोच होता है। क्यों होता है वो संकोच? कि उसको ये लगता है कि कहीं मुख्य गायक ये ना समझ ले कि मैं इससे ऊपर उठने की कोशिश कर रहा हूँ, अपनी आवाज को दर्शकों के सामने तुम्हारे से बढ़िया तरीके से प्रस्तुत कर रहा हूँ, ऐसा कहीं मुख्य गायक को ना लगे। या अपने स्वर को ऊंचा न उठने की जो कोशिश है,
जब संगीतकार अपनी आवाज को मुख्य गायक की आवाज से नीचे रखता, उसे ऊंचा उठाने की कोशिश नहीं करता, उसे विफलता नहीं। जब वो अपनी आवाज को मुख्य गायक से नीचे रखता है, ऊंची नहीं उठाता है, तो उसे उसकी विफलता, असफलता नहीं समझना चाहिए, बल्कि ये उसकी मनुष्यता है, ये उसका मानवीय गुण है, बल्कि उसकी कमजोरी नहीं है। वह ऐसा इसलिए करता है कि वो मुख्य गायक के प्रति अपना सम्मान प्रकट करता है। अपनी आवाज को, अपने स्वर को, अपने बोलों को ऊंचा करके वो मुख्य गायक को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता, मुख्य गायक के सम्मान को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता। और ये क्या है? ये उसका मानवीय गुण है, ये उसकी मनुष्यता है, ये उसका क्या है? मानवीय गुण है। ठीक है, तो ये थी इस कविता की व्याख्या। अब हम इसका काव्य सौंदर्य देख लेते हैं। देखिए, यहाँ भाषा साहित्यिक खड़ी बोली का सरल स्पष्ट प्रवाहमयी प्रयोग है। भाषा प्रसाद गुण संपन्न है, शांत रस है, मुक्तक छंद है। और कौन सा अलंकार का है वो भी देख लेते हैं। जैसे कमजोर कांपती हुई थी, यहाँ पे क वर्ण की आवर्ती है, इसलिए क्या है? अनुप्रास अलंकार है। और साथ ही चट्टान जैसे भारी स्वर का, चट्टान जैसे भारी स्वर, यहाँ पे क्या है? उपमा अलंकार। चट्टान जैसे, चट्टान से समानता प्रकट की, तुलना की है, तो क्या हो गया? उपमा अलंकार। और देखते हैं क्या है, कहाँ है? एक यहाँ आया था कि राख जैसा कुछ गिरता हुआ, आवाज से राख जैसा कुछ गिरता हुआ, यहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार है। राख जैसा कुछ गिरता हुआ, यहाँ पे उत्प्रेक्षा नहीं, उपमा अलंकार है। क्या है? उपमा अलंकार। उत्प्रेक्षा कहाँ है? देखते हैं। जैसे समेटता हो मुख्य गायक का पीछे छूटा हुआ सामान, जैसे उसे याद दिलाता हो उसका बचपन, यहाँ पे क्या है? उत्प्रेक्षा अलंकार। यहाँ पे क्या है? उत्प्रेक्षा अलंकार। और साथ ही कवि ने तत्सम तद्भव जैसे शब्दों का प्रयोग किया है। सामान्य बोलचाल की भाषा है। देख लेते हैं कुछ तत्सम तद्भव शब्द। जैसे छोटा शब्द कहाँ पे है? यहाँ पे देखते हैं, ध्यान आया था मेरे। छोटा, जो छोटा शब्द है ये क्या है? तत्सम है। और तद्भव, छोटा शब्द क्या है? तद्भव। और एक भारी, भारी क्या है? तद्भव। प्राचीन शब्द तत्सम है। और स्थाई, ये भी क्या है? तत्सम शब्द है। और क्या है इसमें? सामान्य बोलचाल की भाषा है। ठीक है, यही इसका काव्य सौंदर्य है। शिल्पगत सौंदर्य भी हम कह सकते हैं, विशेष भी कह सकते हैं। एक बार सुनिए फिर से कि साहित्यिक खड़ी बोली का प्रयोग है, प्रसाद गुण संपन्न है, शांत रस है, मुक्तक छंद। और यहाँ पे शब्द आए थे, पंक्तियाँ आई थी, कमजोर कांपती हुई, यहाँ पे क वर्ण की आवर्ती अनुप्रास अलंकार है। और एक गायक की गरज, यहाँ पे ग वर्ण की आवर्ती है। यहाँ पे देखिए गायक की गरज, यहाँ भी ग वर्ण की आवर्ती, इसलिए यहाँ भी क्या है? अनुप्रास अलंकार है। चट्टान जैसा भारी, यहाँ पे राख जैसा कुछ गिरता हुआ, यहाँ पे उपमा अलंकार है। और जैसे समेटता
जैसे समेटता मुख्य गाय का पीछे छूटा सामान, जैसे उसे दिलाता याद दिलाता उसका बचपन। यहाँ पे उत्प्रेक्ष अलंकार है। छोटा भारी ये तद्भव शब्द है। प्राचीन स्थायी तत्सम शब्द है और सामान्य बोलचाल की भाषा है। एक विशेषण का प्रयोग भी हुआ है, कमजोर और भारी। कमजोर और भारी आवाज के लिए आया है, तो यहाँ विशेषण है, विशेषता बता रहा है, तो यहाँ विशेषण का प्रयोग भी है। ये इसका क्या है, काव्य सौंदर्य, शिल्पगत सौंदर्य है। उम्मीद करती हूँ संगतकार कविता आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। यदि वास्तव में समझ में आई है, आपको अच्छा लगा है, तो एक बार फिर से कह रही हूँ, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं, ताकि आपको आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिले और मुझे मोटिवेशन मिले। फिर मिलते हैं, आपका दिन शुभ हो।